हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें दोनों तरह का पॉइंट हम लोग को मिलेगा, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट भी है और कुछ काफ़ी समझने वाला भी पॉइंट है। तो इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। इसमें काफ़ी सारा कंट्राडिक्टरी पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है। उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को एनालाइज करेंगे। आप सिर्फ फोकस करके सुनिए, पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें एक पार्ट से ज़्यादा वीडियो हो सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा, तो दोनों को आप देखें। चलिए देखते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेंडल थे, तो मेंडल ने अपने वर्क को जो पहली बार पब्लिश किया वो 1865 में किया, ठीक है, 1865 में किया। लेकिन 1900 तक, 1900 ईस्वी तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड था, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो प्रश्न है कि इस रिकॉग्निशन का कारण क्या है। तो एनसीईआरटी में इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आइए हम इसके कारण को डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली समस्या तो थी कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उस पीरियड में कम्युनिकेशन की स्थिति बेहद खराब थी, नंबर 1। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ जीन, जिसको मेंडल फैक्टर बोलते थे। मतलब ये क्या बोले थे कि कंसेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द expression of trait and the pair of allele which did not blend with each other was not acceptable with their contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। ये लाइन पूरा लिखा, मतलब कहने का ये मतलब है कि मेंडल साहब ने जो फैक्टर वर्ड यूज किया, और सिर्फ ये नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा कि ये जो फैक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना किसी भी ब्लेंडिंग के जाता है। मतलब कोई ब्लेंडिंग, जिसमें हम लोग 3 लॉ भी पढ़े, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों लॉ को बेस बना करके जो भी एनालिसिस दिया, और उन्होंने कहा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये फैक्टर जाता है और ये फैक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है, इसमें सेग्रीगेशन की स्थिति बनती है। इस तथ्य को एक्सेप्ट नहीं किया उस समय का कंटेम्पररीज, क्योंकि कोई उस तरह का फिजिकल प्रूफ ही अवेलेबल नहीं था। आप कैसे कराइएगा, जीन के विषय में टेक्निकल आइडिया नहीं था, कोई बेसिक एनालिसिस हम लोग के पास नहीं था। दूसरी बात कि जो मतलब क्रॉसिंग ओवर वगैरह का जो कंसेप्ट वो उतना डेवलप्ड नहीं था, तो इस चीज को फिजिकली प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट था, ये था। तीसरा, मेंडल में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ये एक्चुअली में स्टैटिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर आदमी थे, ये स्टैटिकल मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, जिसके कारण अपने डेटा में स्टैटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, स्टैटिकल मैथमेटिक्स का। और नॉर्मल जो बायोलॉजी से कंसर्न आदमी है, उनको ये जो स्टैटिकल मैथमेटिक्स है, ये या जो स्टैटिक्स है, स्टैटिकल मैथमेटिक्स, उसमें काफी समस्या आती है। तो एक तो बहुत बड़ा कंसर्न ये था, स्टैटिकल मैथमेटिक्स। तीसरी बात आती है कि फैक्टर का जो एग्जिस्टेंस है, उसको लेके कोई फिजिकल प्रूफ दे ही नहीं पाए, वो लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी बात है जिसके आधार पर मेंडल का अनरिकॉग्निशन, मेंडल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में रेगुलर आता है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। एनसीईआरटी के इन पैराग्राफ्स को हम लोग डिस्कस, यहां से यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कहानी मेंडल की तो हो गई, 1900 के बाद की कहानी शुरू करते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में 3 साइंटिस्ट का नाम डिस्कस किया हुआ है। पहला डिवेरिस का नाम है, डिवेरिस। दूसरा कॉरेंस का नाम है, और तीसरा शेरमार्क का नाम है, वॉन शेरमार्क का। तो 3 कौन कौन हो गए, एक तो डिवेरिस, दूसरा कॉरेंस और तीसरा वॉन शेरमार्क का। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल को। क्या किया, इंडिपेंडेंटली दे हैव रीडिस्कवर्ड मेंडल। इंडिपेंडेंटली उन्होंने मेंडल को, इस लाइन को याद रखिएगा, दे हैव रीडिस्कवर्ड मेंडल इंडिपेंडेंटली। अच्छा, उसी पीरियड में हुआ क्या कि जो सेल डिवीजन का माइक्रोस्कोपिक स्टडी था, सेल डिवीजन में क्या प्रक्रिया होती है, अलग अलग लेवल पर किस तरह से क्रोमोसोम वगैरह क्या, इस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जा सका। और यहां से क्रोमोसोम के विषय में आइडिया हम लोग को बहुत क्लियर हुआ, जिसको स्टैनिंग के थ्रू हम लोग बाद में पता कर सकते थे। तो जब क्रोमोसोम के विषय में बेसिक आइडिया क्लियर हुआ, तो आगे का रास्ता दिखने लगा कि अच्छा, ट्रेंड कुछ इस तरह से
चल रहा है। तो ये पैराग्राफ एनसीईआरटी का कुछ ये बोलना चाहता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो पैराग्राफ है, इसमें दो साइंटिस्ट एनसीईआरटी जिक्र करता है इस पैराग्राफ में कि सटन एंड बोवेरी, इन्होंने क्या कहा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन वाज पैरेलल। जीन और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो काफी हद तक पैरेलल है। बिल्कुल सही बात है, बहुत पैरेलल है, लगभग एक ही जैसा इनका बिहेवियर है। और इन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट के को बेस बनाया मेंडल को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अगर क्रोमोसोमल मूवमेंट को बेस बना करके एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि क्रोमोसोम और जीन का मूवमेंट एक जैसा है, तो हम जीन या फैक्टर के का जो प्रोपोगेशन है उसको एग्जैक्टली हम लोग डिफाइन कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट यहां से मिला सटन एंड बोवेरी के थ्रू। इन्होंने क्या कहा कि ये क्रोमोसोम हो या फिर जीन हो, ये क्रोमोसोम हो या फिर जीन हो, ये हमेशा पैरेलल होगा, अकर्स इन पेयर, और टू एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब जो जैसे मान लेते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं ना कि भाई हाइट के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी कहां होगा, होमोलोगस साइट, मतलब बिल्कुल आमने सामने होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के। ये लाइन याद रखिएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं क्या है, और उसके भी एग्जैक्ट होमोलोगस साइड पर, जैसे मान लीजिए सपोज ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो अगर कैपिटल टी यहां होगा तो इसके जस्ट सामने स्मॉल टी होगा। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसका ये होमोलोगस साइट हो गया, तो होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तीसरी बात, एक्चुअली में जब मेंडल के लॉ को सटन एंड बोवेरी ने बहुत डिटेल में एनालाइज किया, पढ़ा, तो उन्होंने और साथ में जो तीन लॉ था, कौन कौन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों लॉ को जब उन्होंने एनालाइज किया, तो इन तीनों लॉ को एनालाइज करने के बाद और क्रोमोसोमल बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद उन्होंने आसानी से ये पैरेललिज्म सेट कर दिया कि जीन और क्रोमोसोम में काफी सारा सिमेट्री है, काफी सारा सिमिलरिटी है। चलिए, उनके हिसाब से अब उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन पर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन क्या उन्होंने दिया कि क्रोमोसोम, उन्होंने दिया कि जो जीन है जिसको मेंडल फैक्टर बोलते थे, दैट आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम पर, जैसे मान लीजिए सपोज ये क्रोमोसोम है तो यहां पर जीन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्रोमोसोम एक तरह से जीन के लिए कैरियर का काम करेगा, मतलब जीन जिस चीज पर बैठ करके ट्रेवल करेगा वो क्रोमोसोम है, बस यही था। और दीज आर, इन्होंने ये भी कहा कि ये क्रोमोसोम ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गैमीट के थ्रू ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सही बात है। और एक पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब